Hello everyone, this is Shobek and now we are starting EVS chapter number 9, Up You Go. एडवेंचर। क्या आपको एडवेंचर करना पसंद है या फिर किसी भी तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पसंद है? जरूर होगा, क्योंकि एडवेंचर ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं। जैसे एडवेंचर का मतलब है नए लोगों से मिलना, एडवेंचर का मतलब है एकदम नई सिचुएशंस में खुद को पाना, एडवेंचर का मतलब है बहुत ज्यादा थ्रिल या बहुत ज्यादा जोश। तो ऑब्वियसली इस तरह की एक्टिविटीज हर किसी को पसंद है, मगर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी होती हैं जिनको करने के लिए आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। आपकी विल पावर एट द सेम टाइम आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी पड़ती है। वन ऑफ दोज एक्टिविटीज इज माउंटेनियरिंग या फिर पहाड़ चढ़ना, या फिर जिसको प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं पर्वतारोहण। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसमें हम एक रियल लाइफ घटना देखेंगे जो पूरी तरह से डायरी फॉर्मेट में लिखी गई है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर व्हाट इज डायरी फॉर्मेट और व्हाट इज डायरी राइटिंग बेसिकली। देखिए, आप क्लास 5 में हो तो डायरी राइटिंग इसी साल आप इंट्रोड्यूस होने वाले हो, इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर भी मैं पहले से आपको बता देता हूं कि व्हाट इज डायरी राइटिंग। आपका सारा दिन जो भी एक्टिविटी रहा, आपने सारा दिन कैसे बिताया, इसको जब आप रात को एक डायरी में लिखने बैठते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग से 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी डेवलप होती हैं। फर्स्ट इज योर राइटिंग स्किल्स, आप लिख रहे हो। सेकेंड इज योर मेमोरी, आपको याद करना पड़ेगा ईच एंड एवरी घटना, तभी आप उसको लिख पाओगे, तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है। नंबर 3 इज योर एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स मतलब चीजों को बेहतर समझने की स्किल। से फॉर एग्जाम्पल, आपका आज के दिन आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो जब इस घटना को आप डायरी में लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको वो झगड़ा याद आएगा, आपको वो बहस याद आएगी। तो आप जरूर ये सोचोगे कि ये बहस शुरू कहां से हुई, इस बहस का मुद्दा क्या था। तो ऑब्वियसली जब आप ये चीजें सोचोगे तो आपको ये भी ध्यान में आएगा कि बहस बढ़ क्यों गई, गलती किसकी एक्चुअली थी। ऐसा भी हो सकता है कि गलती आपकी थी, आप बेकार में बहस कर रहे थे आपके दोस्त के साथ। तो यू अंडरस्टैंड सिचुएशंस बेटर, योर एनालिटिकल स्किल इंप्रूव्स। एंड जो चौथी चीज आपकी होने वाली है डायरी राइटिंग से, दैट इज इट बिकम्स अ मेमोरी। कल बाद परसों जब आप वापस से इन पन्नों को पढ़ोगे तो यू विल फील गुड, ये आपकी मेमोरी को ताजा कर देगा। अब ये जो चैप्टर है ये मिसेस संगीता अरोड़ा के डायरी से ली गई है। मिसेस संगीता अरोड़ा केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग जो दिल्ली में है, वहां की एक टीचर है। एट द सेम टाइम वो ये जो किताब आप पढ़ रहे हो, लुकिंग अराउंड पार्ट 5, इस किताब को भी लिखने में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो उनका जो रियल लाइफ इंसिडेंट है वो आप पढ़ने वाले हो बेसिकली इस चैप्टर में। तो चले आते हैं पेज 76 से इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। डेट दी हुई है 2 फरवरी 1984। माउंटेनियरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उत्तरकाशी एक जगह है उत्तराखंड में, और ये जो इंस्टीट्यूट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये आम लोगों की मदद करती है। आम लोग मतलब आप और मैं जैसे लोग। हम लोग तो पहाड़ों पे रोज नहीं चढ़ते ना, हम तो प्रोफेशनल क्लाइंबर्स नहीं हैं। तो हम अगर पहाड़ों पे चढ़ना चाहें तो कैसे चढ़ें, हमारी मदद कौन करेगा, हमारे ट्रैकिंग का इंतजाम कौन करेगा। तो इट इज बेसिकली दिस इंस्टीट्यूट विच इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये हमारी हेल्प करता है पहाड़ों को चढ़ने के लिए। अब देखिए, एक दिन में आप पूरा का पूरा पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैंप बनाते हैं और डे 1, डे 2, डे 3 करके धीरे 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 आपको ऊपर ले जाते हैं। वी वेर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वे वेरी एक्साइटेड। 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय. There were other women from banks and other institutions. तो संगीता जी तो केंद्रीय विद्यालय से थी ही, उनके साथ बाकी 19 लोग थे, यानी कि 20 लोगों का एक टीम था फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जो इस कैंप में गए थे। एट द सेम टाइम वहां पे बहुत सारे वुमेन भी थे, बहुत सारी औरतें भी थी, हु केम फ्रॉम डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम डिफरेंट अदर बैंक्स।
Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of the bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday's 26 kilometers walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough, narrow path. जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि माउंटेनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एडवेंचरस ट्रिप्स। तो जब आप पहाड़ों की ट्रेकिंग करते हो, आपको पैदल चलना पड़ता है। आपका जो सामान है, जो भी सामान आप लेके चलोगे, उसको आप एक बैग में डालते हो और जनरली वो बैग जो है आपके पीठ पे रहता है। और जनरली इस तरह के बैग को हम लोग बोलते हैं रक्सैक। तो आप देख रहे हो इस पिक्चर में संगीता जी ने क्या किया है, रक्सैक अपने पीठ पे रखा हुआ है और साथ में एक स्टिक आप पकड़ते हो। एक स्पेशल टाइप का स्टिक होता है, वो स्टिक आप पकड़ते हो। उस स्टिक के सहारे आपको पहाड़ों पे चढ़ना होता है पूरी तरह से पैदल। तो उन्होंने पिछले दिन 26 किलोमीटर्स एकदम स्टीप चढ़ाई की थी। स्टीप मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई की थी। तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा थक गई थी, उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था। उस दिन रात को वो लोग कैंप पे रुके थे। ये दूसरे दिन की कहानी है। सुबह जब वो उठती हैं अपने बेड से और अपने पैरों को नीचे जमीन पे रखती हैं, तो उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है पिछले दिन चलने की वजह से, और वो चीख पड़ती हैं। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from the day's trek. Suddenly, I heard his deep voice from behind. तो उन्होंने सोचा कि आज का ट्रैकिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल चल ही नहीं पा रही हूं, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। तो मैं काम करती हूं, किसी भी तरह से मैं अप्रोच करती हूं हमारे जो ट्रैक के डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनको अप्रोच करती हूं, उनको बताती हूं कि आज मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जाएगा। तो जैसे ही वो मिलने उनसे पहुंची, तो उन्होंने सुना कोई एक बहुत ही भारी आवाज में पीछे से बात कर रहा उनके साथ। मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. Sir, I could not say any more. Have you come to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it? Yes, sir. It's nothing new. Now get ready quickly. अब देखिए, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जैसे लोग इस तरह के ट्रिप्स हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि ऐसे ट्रिप्स में जब लोग आते हैं तो उनके साथ क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या मेंटल प्रॉब्लम होता है उनको, क्या क्या फिजिकल ट्रबल्स होते हैं उनको। इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये चीजें पता हैं। तो उन्होंने जैसे संगीता जी को वहां पे देखा, तो वो उनसे पूछ पड़े कि आपका तो इस समय ब्रेकफास्ट का टाइम है ना मैम, तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जल्दी जल्दी अपना खाना खा लीजिए, अदरवाइज आपको खाली पेट ट्रैक करना पड़ेगा। ये बातें सुनकर संगीता जी से बोला ही नहीं गया कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, छाले पड़े हुए हैं, तो आज मैं चल नहीं पाऊंगी। इस चीज को बहुत ही आसानी से ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने समझ लिया, उनके बिना कुछ कहे ही। और उन्होंने पूछ लिया डायरेक्टली कि क्या बात है, आपके पैरों में क्या ब्लिस्टर्स पड़े हैं? ब्लिस्टर्स मतलब छाले पड़े हैं, इसलिए आप चल नहीं पाओगे? तो ये सुनकर संगीता जी ने कहा कि हाँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, बहुत मुश्किल से चला जा रहा है मुझसे। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उनको बताया कि कोई बात नहीं है, ऐसी चीजें इज वेरी कॉमन। चले आते पे 77 पे, आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead the group number 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. तो जैसे ही संगीता जी ने टर्न किया, वो अपने रूम को गई तैयार होने के लिए, तो फिर से पीछे से आवाज दी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने, और उन्होंने संगीता जी को बताया कि आज आप ग्रुप नंबर 7 की ग्रुप लीडर होंगी। यू हैव टू हेल्प ऑल दोज पीपल जिनसे माउंटेन ठीक से चढ़ा नहीं जाएगा, और आपको लीडर होने के जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिन चीजों को लीडर को मानना पड़ता है, ऐसी सभी नियम हैं, वो सभी नियम तो आपको बताए ही गए हैं जब आप माउंटेन में चढ़ने वाली थी उस समय। अब देखिए, वहां पे टेल सेक्शन में 2 क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर बीन टू माउंटेन्स? हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन? व्हेन एंड वेयर?
हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक। तो यहाँ पे आप ही के एक्सपीरियंस से आपको सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी माउंटेन्स की सैर की है, क्या आप कभी भी वहां पे जाके चले हो, ट्रेकिंग किया है आपने, और अगर आप चले भी हो तो आपने कितनी दूरी चली होगी। तो जनरली देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी माउंटेन एरिया से बिलोंग नहीं करते तो आपको आदत नहीं होती है माउंटेन्स चढ़ने की। तो इन दैट केस क्या होता है कि आप मैक्सिमम का जो ट्रैवल है वो जीप वगैरह में ही करते हो, गाड़ियों में ही करते हो। मगर अगर आप में से कोई माउंटेन एरिया में ही बचपन से पला बड़ा है तो देखोगे कि आप माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा चल पाओगे, क्योंकि आपको आदत है, आपको आता है वो ट्रिक कि माउंटेन्स में कैसे चढ़ा जाए या चला जाए। अब देखिए इमेजिन सेक्शन में एक दूसरा क्वेश्चन है, वॉट डू यू थिंक अबाउट द पास ऑन द माउंटेन, ड्रॉ अ पिक्चर। तो आप क्या सोचते हो कि माउंटेन्स का रास्ता कैसा होता होगा, और अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे आप एक पिक्चर बनाइए। माउंटेन्स पे बेसिकली कोई रास्ता होता ही नहीं है, इंसानों को चढ़ना होता है माउंटेन्स पे, इसलिए इंसान जो है कभी कभार पैदल चलने का रास्ता बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पगडंडी, या फिर गाड़ियों के चढ़ने के लिए प्रॉपर रोड्स बना लेते हैं। तो अगर प्रॉपर रोड्स बने हैं फिर भी वो चौड़े होंगे, मगर कोई पगडंडी अगर हुई माउंटेन्स की तो बहुत ही ज्यादा नैरो होगी और एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव होंगे उसमें। तो मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया, आप गूगल में जाइए, वहां से कुछ तस्वीरें देख लीजिए, अपनी इमेजिनेशन दौड़ाइए और फिर इस चीज को एक ड्राइंग की तरह पे बना लीजिए। A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. Help others in carrying their bags. Let the group go ahead and keep to the last. Help those who cannot climb properly. Find a good place to stop and rest. Look after those who are not well. Arrange for food for the group. The most important thing is to get ready to be punished even when someone else may have made a mistake. I realized that there were special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. अब देखिए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने संगीता जी को बता दिया कि आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर बनेंगी। अब लीडर बनना इतना आसान तो है नहीं, लीडर बनने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ये सभी की सभी चीजें जब वो लोग एकदम नीचे बेस कैंप में थे जहां से माउंटेनियरिंग उनकी ट्रेकिंग शुरू हुई थी, वहां पे लीडर क्या क्या करेगा वो सभी रूल्स बताए गए थे। तो संगीता जी ने क्या किया, उन रूल्स को एक बार याद किया। तो यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा ये सभी के सभी वही रूल्स हैं। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, तो किसी से अगर अपना बैग कैरी नहीं होता आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, पूरे ग्रुप को आप पहले चढ़ने दीजिए और सबसे आखिर में आप रहोगे, क्योंकि अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुई तो आपको आखिर से दिखेगा वो। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, तो बहुत लोगों को चढ़ने में तकलीफ हो सकती है, उन लोगों को कैसे चढ़ाई करनी है उस समय आपको हेल्प करना पड़ेगा। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। एज अ लीडर ये आपकी ड्यूटी है कि आप अच्छी सी एक जगह देखें जहां पे आपका पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो रेस्ट कर पाए, क्योंकि बिना रेस्ट किए आप माउंटेन पे चढ़ नहीं पाओगे, कुछ दूरी दूरी पे आपको रेस्ट करना पड़ेगा। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, पहाड़ की चढ़ाई करते समय बहुत लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो उन लोगों को आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो पूरे ग्रुप के खान पान के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर पूरे ग्रुप में से किसी एक ने भी गलती की तो उसकी पनिशमेंट आपको भोगनी पड़ेगी। ऑब्वियसली किसी ग्रुप का लीडर बनना या फिर किसी टीम का लीडर बनना तो आसान काम है नहीं, बहुत सारे नियम आपको मानने पड़ेंगे। तो संगीता जी जो शुरू में बहुत खुश थी कि चलो मैं ट्रेकिंग करूंगी, अभी उनको लगा कि क्या पता अब तो मैं लीडर बन चुकी हूं, अब मुझे सेम खुशी मिलेगी। चले आते हैं पेज नंबर 78 पर। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 7 की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है संगीता जी को। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well.
I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Khondonbi from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our hearts, we grew close to each other. ग्रुप नंबर 7 में सभी लड़कियां थीं और वो कहां से आई हुई थी? आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। एकमात्र संगीता जी थीं जो वो दिल्ली से थीं और केंद्रीय विद्यालय की टीचर थीं। वो बहुत खुश थी अपने न्यू ग्रुप मेंबर्स से मीट कर मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी यहाँ पे कि वो हिंदी में बात कर पाती थी मगर बाकी लोग हिंदी में उनसे प्रॉपरली बात नहीं कर पाते थे। और संगीता जी को बहुत दुख हुआ कि 21 डेज साथ में बिताने के बाद भी खोनडोनबी नाम की एक लेडी थी जो मिजोरम से आई हुई थी, उनसे उनकी एक भी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उनको मीजो भाषा के अलावा कोई भाषा आती ही नहीं थी। मगर इस लैंग्वेज बैरियर के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सभी लोग जो थे ये मिलजुल कर साथ रहे, मिलजुल कर चढ़ाई की और मिलजुल कर उन्होंने एंजॉय भी किया। चले आते हैं टेल पोर्शन पे। What do you think about the responsibilities of a group leader? How would you feel if you were made a leader in such a camp? What does a monitor in your class have to do? Would you like to be the class monitor? Why? लीडर बनना तो हर किसी को पसंद है। हर किसी को लगता है कि मैं जिस बात को बोलूं सामने वाला या सामने का जो पूरा ग्रुप है मेरी बातों को माने और मेरे कहे हुए बातों पे वो चले। चाहे ये चीज किसी माउंटेनियरिंग कैंप में हो या फिर क्लासरूम में हो। क्लासरूम में बेसिकली आपका जो क्लास मॉनिटर है वो आपका लीडर है। तो अगर आपको लीडर बनने का मौका मिले तो ऑब्वियसली आपका एक बार तो मन ललचाएगा, बट एट द सेम टाइम ये भी आपको समझना पड़ेगा कि लीडर बनना एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आप में डिसिप्लिन रहनी पड़ेगी। लीडर मतलब क्या? लीडर मतलब वो इंसान जिसको पूरा का पूरा ग्रुप देख रहा है, जिसको पूरा का पूरा ग्रुप फॉलो करना चाहता है। तो आप में वो खासियत रहनी पड़ेगी, आप में वो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आप में वो सेंस रहना पड़ेगा, आपके बातों में वो वजन रहना पड़ेगा ताकि सामने वाला या सामने के जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सभी आपकी बातों को माने। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ लीडर। अब देखिए डेट बदल चुका है। इट इज 5th of February 1984 and now they are crossing the river. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. After an 8-kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to another. The rope was tightly fixed to pegs or pittons on both the sides. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. तो देखिए ब्रेकफास्ट को भी कितने सावधानी से चूज किया गया है। जो आप ब्रेकफास्ट में खा रहे हो उसके साथ आपको विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क भी लेना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी लगती रहेगी, आपको उतनी ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, और दूसरा जो है आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग रहेगी। हमको पता है कि विटामिन सी जो है वो हमें सर्दियों से बचाता है। तो ऐसी सभी तरह के फूड आप खा रहे हो जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अब इतना ही नहीं, हर किसी मेंबर का हर सुबह मेडिकल चेकअप भी होता था ये देखने के लिए कि हर कोई फिट है कि नहीं चलने के लिए। उस दिन चलते चलते फाइनली उनके सामने एक नदी आ गई। पहाड़ों की जो नदी होती है वो पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ ब्रिज फॉर दैट टाइप ऑफ रिवर। तो यहां पे क्रॉस करने का रास्ता क्या होता है कि दोनों पहाड़ियों पे रस्सी बंधी होती है और इस रस्सी के सहारे एक एंड से दूसरे एंड तक आपको जाना होता है। तो संगीता जी को दो चिंताएं बहुत सताई। एक है कि अगर ये रस्सी बीच में टूट गई तो होगा क्या उनके साथ, और दूसरा है कि इन दो पहाड़ियों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अब चले आते हैं पेज 79 पर। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling in it. He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side.
No one was ready to step into the fast flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line, hoping that no one would see me. Just then, our instructor came near me with the sling and rope in his hands. I knew there was no escape now. I was ready, but did not have the courage. Sir could guess my fears. He called out loudly, "Three cheers for Sangeeta madam." And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. ग्रुप 7 के जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले नदी को पार की। उन्होंने सबको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से रस्सी बांधनी है, किस तरह से स्लिंग का यूज करना है। इसके बावजूद कोई भी उस नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि द वाटर वॉज आइसी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा था पानी। एंड एट द सेम टाइम द वाटर वॉज फ्लोइंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से पानी बह रहा था। संगीता जी जो टीम की लीडर थी, ऑब्वियसली वो टीम के एकदम आखिर में थी, लाइन में सबसे आखिर में थी, तो वो तो सोच रही थी कि मैं कहीं पे छुप जाऊं, मगर ऐसा हो नहीं पाया। इंस्ट्रक्टर ने उनको देख लिया और इंस्ट्रक्टर उनके पास आके जब उनको समझ में आया कि संगीता जी डरी हुई है, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने आवाज लगाई, "3 cheers for संगीता मैडम।" इस पे बाकी लोग भी बोलने लगे, "3 cheers for संगीता मैडम।" अब संगीता जी ने देखा कि कोई रास्ता तो बचा नहीं है, तो वो धीरे धीरे सामने आई और उनको अचानक से पता चला कि हल्के से उनको किसी ने धक्का मार दिया पानी में उतरने के लिए। I felt as if my feet were frozen. I started shivering, my teeth were chattering. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly in the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. अब देखिए कितनी परेशानी होती है। संगीता जी ने वो बताया कि जब वो पानी में उतरी तो पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा था। धीरे धीरे चलते चलते उनके गले तक पानी आ गया, उनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। एट द सेम टाइम पानी का बहाव बहुत तेज था। तो क्या हुआ कि उनका हाथ जो है वो रस्सी से छूट गया और वो डर के मारे चीख उठी। I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling. "Hold the rope, hold the rope." I could hear the shouts. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. Slowly, with some courage, I reached the river bank. I felt a special kind of happiness as I came out of water, happiness on finishing a challenging task. Now, standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. हर किसी को डर लगता है और डर एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग है। तो अगर आपको भी किसी चीज से डर लगता है, कोई काम करने से डर लगता है, तो आप किसी से अलग नहीं हो, आप बाकियों की तरह ही हो। हाँ, अलग आप बन सकते हो अगर उस डर को आपने जीत लिया, वो वाला चैलेंजिंग काम करके, जैसे यहां पे संगीता जी ने किया। उनका हाथ तो छूट गया था रस्सी से, तो उनको लगा एक मोमेंट कि अब तो मैं पानी के साथ बह जाऊंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अचानक से आवाज आई कि रस्सी को पकड़ो, तो फाइनली उन्होंने रस्सी को पकड़ी और फाइनली वो नदी के किनारे तक वो पहुंच गई। जब वो वहां पे पहुंची तब उनको यकीन हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अपने डर पे जीत पा ली है, उनको करेज मिल गया है। और जब आप डर से जीत जाते हो, जब आप जिस काम से आप डर रहे हो वो काम कर लेते हो पूरी तरह से, तो आपको एक बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और बहुत ज्यादा सुकून, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो संगीता जी को भी यही चीजें, यही फीलिंग्स फील हुई। चले आते हैं पेज नंबर 80 पे। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स? वेयर? What else can we use if we want to cross a river in the mountains? Why do we need extra energy in mountains? Have you ever heard anyone who has done something adventurous? What? Have you ever done anything adventurous? If yes, tell your class, write about it in your own words. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे।
आपको पूछा जा रहा है कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको करना क्या है, गूगल ओपन करना है, वहां पे जाके खोजना है। तो वहां पे आप सिंपल गूगल ओपन करके लिखिए टूल्स यूज्ड फॉर माउंटेनियरिंग, स्पेलिंग ठीक ठाक लिखिएगा, एंटर मारिए, तो आपको पूरा का पूरा वेबसाइट वहां पे मिल जाएगा जहां पे पूरा डिटेल में बताया होगा अलोंग विद पिक्चर कि कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं माउंटेनियरिंग के लिए। तो उन टूल्स के बारे में जानिए, उनका पिक्चर्स आप कलेक्ट कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो वहां से इंफॉर्मेशन एक कॉपी में लिख लीजिए। तो ये अच्छा खासा आपका एक प्रोजेक्ट बन सकता है। साथ में अगर आप किसी को जानते हो जिसने इस तरह की एडवेंचर ट्रिप की है, उससे उसकी कहानियां सुनिए, उसकी आप बीती सुनिए। अगर आपने भी, हो सकता है माउंटेनियरिंग नहीं मगर कोई भी दूसरा एडवेंचरस ट्रिप कभी किया हो खुद का, तो उसको भी आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, उसको आप लिखिए एक जगह पे, डायरी राइटिंग के हिसाब से में भी लिखिए एक जगह पे, ताकि फ्यूचर में ये आपकी मेमोरी जो है वो एकदम ताज़ा रहे। साथ ही में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है, व्हाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन। देखिए, जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हो तो जितना आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे, क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता जाता है। सो ऑक्सीजन डिक्रीजेस विथ हाइट। तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कम ऑक्सीजन में अपने बॉडी को ऑपरेट करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, जब आप चढ़ाई करते हो तो आपका जो एनर्जी है वो बर्न होता है, आपकी जो कैलोरीज है आपके शरीर के अंदर, आपकी जो एनर्जी है वो बर्न होता है। तो आपको अगर एनर्जी की कमी हो गई तो आप पहाड़ों पे चढ़ नहीं पाओगे, तो यू रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी। Now come to the incident which took place on 10th of February 1984, rock climbing. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana, and some other snacks. We could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. We saw Colonel Ram Singh standing on 90 meters high flat rock with pegs and ropes. We had been told first to observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. Our instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped. And there I was swinging from the rope. 10th फरवरी 1984 को उन्होंने अराउंड 15 किलोमीटर्स की चढ़ाई की एंड दे फाइनली रीच्ड अ विलेज कॉल्ड टेकला। उनके रक्सैक में या बैग में क्या क्या चीजें थी उसका पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है, नोटिस कीजिए। यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट जागरी एंड चना। जागरी मींस गुड़, गुड़ और चना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उस रक्सैक का। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड़ चना क्यों लेके चले थे। द रीजन इज, हमने अभी कहा कि फॉर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो आपको ऐसा खाना खाना है कि जिससे आपको इमीडिएटली एनर्जी मिल जाए। एंड वन सच फूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जागरी एंड चना। गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन एक ऐसा फूड है जिसको खाने से आपको इमीडिएटली एनर्जी मिल जाती है। तो उनको ये चढ़ाई करनी थी। इस बार संगीता जी बिल्कुल भी नहीं घबराई, वो एकदम अपने लाइन के एकदम आगे खड़ी थी और वो पूरी तरह से तैयार थी कि आज तो मैं चढ़ाई करके ही रहूंगी। तो चढ़ाई जब शुरू हुई, उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, अब चूंकि इंस्ट्रक्टर जो थे वो तो पूरी चीज को जानते थे, वो बहुत सारे ट्रैक में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो वे तो एकदम सरासर चढ़ गए। मगर संगीता जी जब कॉन्फिडेंटली चढ़ने गई तो उनका पैर फिसल गया और वो बीच में ही लटकती रही। Keep your body at an angle of 90 degrees while climbing, I heard. Keep your back straight, do not bend. Keeping this in mind, I imagined the rock as a flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling.
आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से देखिए कि संगीता जी का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शुरुआत में वे बहुत ही डरी हुई थी। वजह यह थी कि उनको माउंटेन्स चढ़ने का जो नॉलेज है या माउंटेन्स चढ़ने का जो साइंस है वो नहीं आता था। एक बार जब उन्होंने वो सीख लिया और उसको प्रैक्टिकली करके भी देख लिया तो उनका डर खत्म हो गया। सेम चीज आप पे भी लागू होती है। किसी चीज से अगर आपको डर लगता है तो उसकी वजह यह है कि आपको पता नहीं है कि वो चीज करनी कैसी है। एक बार जब आप सीख लेते हो कि वो चीज कैसे की जाती है तो आपका डर जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो यहां पे भी संगीता जी के साथ ऐसे ही हुआ। उनका पैर फिसल गया था, वो हवा में लटक रही थी। तो उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको सही तरीका बताया कि आप जो है अपना शरीर 90 डिग्री बेंड कर लीजिए, अपने बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखिए, तो तब आप आसानी से चढ़ पाओगे। संगीता जी ने उनकी बात मानी, उस हिसाब से उन्होंने चढ़ाई की और वो एकदम स्पीड से चढ़ गई ऊपर। और चले आते हैं टेल सेक्शन पे। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? हाउ डिड यू फील? वे यू स्केयर्ड? डिड यू एवर फॉल? हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? तो इन दोनों क्वेश्चंस में दो चीजों की बात बेसिक की जा रही है। एक है डर। मान लीजिए पेड़ पे आपको चढ़ना है, अगर आपने कभी भी पेड़ पे चढ़ाई नहीं की है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको डर लगेगा। एक बार जब आपको चढ़ने का प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चढ़ा जाए तो उस चीज को आप फॉलो करोगे। उस चीज को फॉलो करने से आप आसानी से चढ़ भी जाओगे, वहां से उतर भी जाओगे, गिरोगे भी नहीं। तो आपका डर जो है वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा और अगली बार से आप आसानी से पेड़ पे चढ़ पाओगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको एक वॉल पे, एक दीवार पे चढ़ना, और छोटी सी दीवार है तो उसका भी एक तरीका होता है किस तरह से चढ़ा जाए, मगर एक दीवार को चढ़ने का तरीका और एक पहाड़ पे चढ़ने का तरीका ऑब्वियसली दोनों में काफी अंतर होता है। और इसी चीज को सीखने के लिए कि कैसे पहाड़ पे चढ़ा जाए, इसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट होती हैं, अलग से रॉक क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं जिसपे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जहां पे सीखना पड़ेगा आपको कि बेसिकली रॉक क्लाइंब कैसे किया जाता है। Now let us see what happened on 14 February 1984, a funny incident. It was evening. Khondonbi was feeling hungry. Khondonbi वही लेडी है जो मिजोरम से है, जिनसे संगीता जी ने एक भी बात नहीं की थी। We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Khondonbi in her own language. We could not understand what she was saying. Khondonbi was trying to explain in her Mizo language, which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. 14 फरवरी 1984 को एक मजेदार घटना घटी। शाम का वक्त था, भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ था नहीं, तो खंडोनबी ने बगल वाले खेत से 2 खीरे चुरा लिए। इस पर उस खेत से एक औरत आई और उसने खंडोनबी का बैग पकड़ लिया। दोनों में बातचीत शुरू हो गई, थोड़ी बहुत बहस भी हुई। प्रॉब्लम यह था कि न उस महिला को खंडोनबी की बात समझ में आती और न खंडोनबी को उस महिला की बात समझ में आती, क्योंकि दोनों अपने ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे। संगीता जी बीच में आई और उन्होंने उन दोनों से हिंदी में बात की। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि उनको हिंदी भी समझ में नहीं आती थी। तो फाइनली संगीता जी ने हाथ जोड़कर सॉरी बोला। अब यहां पे देखिए, बड़ा ग्रुप अगर होता है और वहां पे लैंग्वेज एक बैरियर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे देश में, इंडिया में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग क्यों ना करते हो, अल्टीमेटली वी ऑल हैव द सेम कल्चर। तो ये जो संगीता जी ने हाथ जोड़कर सॉरी बोला, ये दोनों को समझ में आ गया। Now come to page number 82. By then our group has gone far ahead. It was already dark. I thought we had lost our way. Now we were really scared.
We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. I tightly held Khandonbi's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we were missing. We had heard some whistles at the distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Khandonbi felt that we should keep talking. She started singing in a Mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At last, we were with the group again. इतने में बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स थे वो आगे निकल चुके थे. खंडोनबी और संगीता जी पीछे छूट गए, अपने ग्रुप से अलग हो गए. अब उनको डर सता रहा था कि वे अपने ग्रुप से मिलेंगे कैसे. चारों तरफ घना अंधेरा था. टॉर्च की रोशनी में भी उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था. संगीता जी ने जोर से आवाज लगाई और वो आवाज जो है माउंटेन्स में इको हो गई, गूंजती रह गई. उन दोनों ने अब की बार विसल किया या सीटी बजाई, जिस पर उल्टे डायरेक्शन से वापस एक सीटी की आवाज उनको सुनाई दी. इससे उनको पता चल गया कि उनका सिग्नल जो है वो प्रॉपरली बाकी ग्रुप मेंबर्स को मिल चुका है और बाकी ग्रुप मेंबर्स कुछ ही देर में उनके पास आने वाले हैं. थोड़ी सी राहत जरूर महसूस हुई, मगर खंडोनबी को लगा कि इस हालत में भी टेंशन तो था ही, तो उनको कुछ ना कुछ बातें करनी चाहिए. तो उनकी लैंग्वेज तो संगीता जी समझ पा नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक मीजो में अच्छा सा सॉन्ग गाना शुरू कर दिया. और कुछ ही देर में जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने इन दोनों को ढूंढ निकाला. अब चले आते हैं टेल सेक्शन पे. इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स? व्हाट डू यू डू इन सच अ केस? हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? व्हाट डिड यू डू देन? Why do you think Khandonbi would have sung loudly? Have you ever seen someone doing something special to get over their fear? What and when? तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डर हर किसी को लगता है. तो जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा डर लग चुका है, आप क्या कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए. अगर आपका मन शांत नहीं होगा, दिमाग ठंडा नहीं होगा, यू वोंट फाइंड अ वे. तो आपको रास्ता अगर निकालना है तो अपने आप को ठंडा करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर्ली सोच पाओगे. कुछ लोग अपने टेंशन को कम करने के लिए बातें करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं. इससे होता क्या है कि आपका जो दिमाग है ना वो कंट्रोल में रहता है. यू डोंट थिंक बैड, बिकॉज ऑलरेडी आप ऐसे सिचुएशन में हो कि जहां पे आपको डर लग रहा है. उसके ऊपर अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा. तो इस वजह से मे बी खंडोनबी ने गाना शुरू कर दिया, और मे बी थोड़ा सा जोर से ही वो गा रही थी कि उनकी आवाज जो है बाकी टीम मेंबर्स को पहुंचती रहे लगातार, उनको पता चलता रहे कि ये लोग हैं कहाँ पे छूटे हुए. और हाँ, जैसे मैंने बोला था, लैंग्वेज बैरियर समटाइम्स बिकम्स अ मेजर इशू. तो ऐसा हो ही सकता है कि आपके क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे हों जिनकी लैंग्वेज आपसे अलग हो. मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि आपके क्लासेस में जितने बच्चे होते हैं वो डिफरेंट कल्चर्स से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं. तो ऑब्वियसली इंडिया एक इतनी वास्ट कंट्री है, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, तो हो ही सकता है कि आपका जो दोस्त है या फिर आपका जो क्लासमेट है उसकी मदर टंग और आपकी मदर टंग सेम ना हो. और अगर आपके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज ना हो, मे बी हिंदी और मे बी इंग्लिश, तो इन दैट केस आप देखिएगा कि कन्वर्सेशन करना, एक दूसरे से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो वहां पे एक ही सहारा बचता है, दैट इज द साइन लैंग्वेज. चले आते हैं ट्राई पोर्शन पे. आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग. ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे. आपने जरूर एक गेम खेला होगा जिसका नाम है डम शराड्स. तो उसमें क्या करते हो कि कोई आपको एक मूवी का नाम बताता है और उसको आप एक्ट करके दिखाते हो, आप बोलते नहीं हो. तो वही वाला कॉन्सेप्ट है साइन लैंग्वेज. तो जब भी आपको किसी को कुछ कन्वे करना है और उस समय आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो या फिर आपसे बोला नहीं जा रहा है, तो आप साइन लैंग्वेज के जरिए ऑब्वियसली यू कैन कम्युनिकेट. नाउ कम टू 15th February 1984, a special guest. After dinner, we met a special guest, Bachendri Pal.
She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. She had come to seek the blessings of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing a famous Pahadi song. At that time, we had no idea that Bachendri would become first Indian woman to reach Mount Everest and create history. 15 फरवरी 1984 को इनके ग्रुप के साथ मिली और एक माउंटेनियर जिनका नाम था बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल को हाल ही में माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग ग्रुप के लिए सिलेक्ट किया गया था और वे वहां पर आई थी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। पूरे ग्रुप ने काफी एंजॉय किया, सॉन्ग्स गाए, हंसी मजाक किया। उनको हल्की से भी भनक नहीं थी कि फ्यूचर में यही बचेंद्री पाल वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। 18 February 1984, camp in the snow. We were standing at the height of 2,134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double-layered plastic sheets for tent and for the ground. The air between the layers would keep us warm. We put in pegs and began to put up the tent. As we tied it for one side, the wind flew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. We were feeling hungry. We collected some firework and stones to make chulha and cook some food. After the meal, we collected all the waste in the bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. We were all tired, so we soon fell asleep. On 18 February 1984, इनको कैंप में रात गुजारनी थी। उनको टेंट लगाना था। इतने जोर से हवा चल रही थी और इतनी ठंड थी कि टेंट लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ से वे टेंट लगाते, दूसरी तरफ से टेंट उड़ जाता। तो फाइनली बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद उन्होंने फाइनली टेंट लगाया। टेंट जो था वो डबल प्लास्टिक लेयर से बना हुआ था। प्लास्टिक से होता क्या है कि हवा जो है वो बाहर से अंदर नहीं आ पाती, अंदर का हवा बाहर नहीं जा पाता, तो अंदर जो गर्म हवा है वो अंदर ही रह जाएगा। तो क्या होगा, अंदर टेंट के अंदर आपको गर्मी महसूस होगी। और इन सबको सोना था किसमें, स्लीपिंग बैग में। स्लीपिंग बैग एक अलग सा बैग होता है जिसके अंदर आप समा सकते हो और समा के वहां पे सो सकते हो। अब संगीता जी को ये टेंशन हो रही थी कि क्या पता स्लीपिंग बैग में मुझे नींद आएगी नहीं आएगी, उसके अंदर शायद ठंड लगे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। स्लीपिंग बैग के अंदर पूरा फेदर्स भरा हुआ था और फेदर्स जो है आपको गर्म रखते हैं, इसलिए आप देखोगे कि बर्ड्स को ठंड नहीं लगती उस तरह से। क्यों? बिकॉज ऑफ फेदर्स। फेदर्स कीप देम वार्म। तो चूंकि स्लीपिंग बैग के अंदर एक फेदर्स का लेयर था तो वो काफी गर्म था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सोने में। Come to page number 84. The next morning we woke up and found it was snowing. White, soft, fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass in the mountains, everything looked white. Today we were to climb higher to 2,700 meters. We walked carefully on the snow with help of sticks. It was difficult because we were slipping. By afternoon, we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. तो अगले मॉर्निंग जब ये लोग नींद से जगे, चारों तरफ बर्फ बिछी हुई थी और स्नोफॉल हो रहा था। सब कुछ सफेद नजर आ रहा था आसपास। उनको बहुत अच्छा लगा। उस दिन उन्होंने उस स्नो में ही ट्रेकिंग किया। थोड़ा मुश्किल था ट्रेक करना स्नो में, क्योंकि स्नो जो है वो स्लिपरी होता है, फिसलता रहता है। फाइनली उनकी ट्रेकिंग खत्म हुई तो वो अभी 2700 मीटर्स ऊपर थे। इस जगह पे चारों तरफ बर्फ था, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। तो इन्होंने बर्फ के गोले बनाए, एक दूसरे पे फेंके और एक बहुत बड़ा सा बर्फ का जो है स्नोमैन बनाया। 21 February 1984, लास्ट डे एट कैंप।
We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. 21st February 1984 इनका लास्ट कैंपिंग डे था. उन्होंने कैंप फायर चलाया और उसके चारों ओर घेर के बैठ गए. वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, गाना गा रहे थे और बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे थे. तो इतने में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने संगीता जी को बुलाया. तो संगीता जी को टेंशन हो गया कि अब वापस से मुझे क्यों बुला रहे, अब की बार मैंने क्या किया. फाइनली ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने संगीता जी को सबके सामने अनाउंस किया कि शी हैज गॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर हर लीडरशिप क्वालिटीज. उन्होंने जो लीडर की तरह जो काम किया था, इसके लिए उनको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया, जिस वजह से संगीता जी को बहुत खुशी हुई. इतनी खुशी हुई कि उनसे अपने आंसू नहीं रोके गए. Come to the discuss section. Why do you think a drain was dug around the tent? Beside mountaineering, what are other activities that can be called adventurous and why? पेज नंबर 83 में जब हमने देखा कि इन्होंने टेंट कैसे लगाई है, तो टेंट लगाते वक्त इन्होंने किया क्या था कि टेंट के चारों तरफ एक ड्रेन बना दिया. ड्रेन मतलब एक छोटी सी नाली टाइप की बना दी थी इन्होंने. क्यों बनाई थी, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं. होता क्या है कि टेंट के अंदर जब इंसान रहेगा तो इंसान के बॉडी टेम्परेचर के वजह से आसपास की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी. पिघलने की वजह से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, पानी बन जाएगा. अगर इस पानी को आप नहीं निकाल दोगे वहां से, तो क्या होगा कि ये पानी वापस से जम जाएगा, वापस से बर्फ बन जाएगा. कभी कभार आपके चीजों को वो गीला कर देगा. सो दैट दिस वाटर विच इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यू टू योर बॉडी टेम्परेचर, ये निकल जाए, इसलिए वहां पे ड्रेन बनाया गया था. और हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि माउंटेनियरिंग एकमात्र एडवेंचरस एक्टिविटी है. इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो एडवेंचरस हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पुराने किले में विजिट करने जाओगे जहां पे राजा महाराजा रहते थे, तो उसका विजिट जो है वो भी एडवेंचरस है. एट द सेम टाइम, अगर आप मान लीजिए स्कूबा डाइविंग करते हो, स्कूबा डाइविंग में होता क्या है कि आपको समुद्र के नीचे डाइव करना होता है, समुद्र के नीचे गोताखोरी करनी होती है. तो स्कूबा डाइविंग अगेन इज वेरी एडवेंचरस एक्टिविटी. तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो एडवेंचरस हो. नाउ कम टू पेज नंबर 85. इमेजिन एंड राइट. यू आर ऑन अ माउंटेन. हाउ डू यू फील देयर? व्हाट कैन यू सी? What do you feel like doing there? अगर आप किसी माउंटेन एरिया में जाते हो तो आपको कैसा लगता है, आपको अपने आसपास क्या दिखता है, आपको क्या करने का मन होता है. या तो आप किसी माउंटेन एरिया में घूम चुके हो या फिर फ्यूचर में जाने वाले हो. अगर आप घूम चुके हो तो आपका एक्सपीरियंस आप दूसरों से शेयर कीजिए, उनको बताइए. और अगर आपने प्लान किया है कि आपको किसी माउंटेन एरिया में घूमने जाना है, तो आप उस एरिया को लेके क्यों एक्साइटेड हो, आपको क्या लगता है कि वहां पे आप क्या देखोगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा. तो आपके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा उस ट्रिप को लेकर. तो उस एक्साइटमेंट को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. अब देखिए, यहां पे एक कहानी है, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप. ये कहानी बेसिकली बचेंद्री पाल की है. उनको बचपन से ही पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने प्रोफेशनली माउंटेनियरिंग सीखी भी थी. A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girl had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Bachendri Pal, played when she was a young girl. So बचपन से ही उनको माउंटेनियरिंग का बहुत शौक था. एक बार तो खेल खेल में अपने दोस्तों के साथ वो 4,000 मीटर्स तक की पहाड़ी को चढ़ गई थी. Bachendri Pal grew up in Nakuri village in Garhwal area of Uttarakhand.
When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bachendri did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. तो बचेंद्री पाल का जन्म जो है वो नकुरी नाम के एक गांव में हुआ था जो गढ़वाल एरिया में है उत्तराखंड के। और उन्होंने जो है प्रोफेशनली माउंटेनियरिंग सीखी भी है फ्रॉम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, और जहां पे उनके गुरु थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो बचेंद्री पाल बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उनको बहुत अच्छी तरह से माउंटेनियरिंग आती थी, और इसलिए उनको ये जिम्मा दिया गया कि उनको ट्रेनिंग देनी है बाकी वुमेन को, यानी औरतों को, महिलाओं को माउंटेनियरिंग में। 1984 में बचेंद्री पाल को एक मौका मिला कि एक टीम जा रही थी माउंट एवरेस्ट, तो उस टीम में शामिल होने का उनको मौका मिला। स्नो स्टॉर्म। There were 7 women in the 18-member team. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. The team put up their tents and went to sleep. Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. There was terrible snowstorm. Bachendri was almost buried under the snow and was hurt on the head. Many of the team members were also injured. The others took snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. The rest of the team members returned to the base camp, but Bachendri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak. It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped on the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called as Sagarmatha in Nepal. तो ये है उनकी लगन। 15 मई 1984 करीबन 7,300 मीटर्स ऊपर उनको टेंट लगा के रुकना पड़ा था। वे लोग 18 मेंबर्स थे। इसके पहले कि अगले दिन सुबह वे प्रॉपर्ली जग पाते, उठ पाते, उनका सामना हो गया स्नो स्टॉर्म के साथ। स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फ की आंधी, और ये बहुत तेज होती है क्योंकि पहाड़ों पे तो पेड़ होते नहीं है, तो इस हवा को रोकने वाला कोई होता नहीं है, तो ये आंधी काफी तेज होती है। इस आंधी की वजह से सभी के सभी मेंबर्स बुरी तरह से जख्मी हो गए। बचेंद्री पाल को भी सिर पे चोट आई, और जितने भी मेंबर्स बर्फ के नीचे दब गए थे उनको एक स्पेशल औजार होता है, एक स्पेशल टूल होता है जिसको हम कहते हैं स्नो एक्स, उसके जरिए खोद खोद के निकाला गया। फिर भी बचेंद्री पाल ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी, वे आगे चलती गई, और 23 मई 1984 की तारीख को उन्होंने फाइनली एवरेस्ट पे अपना पैर रखा। और एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागरमथा। There was another team member with her. There was no space for 2 people to stand on the top of the same time. One slip and they would fall straight down thousands feet below. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly on ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. Only then 2 of them could stand there. She was shivering with cold, but filled with the warmth of achievement. She bowed her head, pitched the national flag, and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak of the world. Bachendri Pal became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. So just imagine, 2 लोग पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे उतनी जगह नहीं होती है कि 2 लोग खड़े हो पाए, फिर भी उन्होंने अपने हिम्मत के दम पर और अपने दिमाग के दम पर 2 लोगों की जगह बनाई, और वहां पे वे खड़े हुए। उनको बहुत ठंड लग रही थी मगर उन्होंने हार नहीं मानी, और उनको बहुत ही ज्यादा फक्र महसूस हो रहा था, गर्व महसूस होना था खुद पर और अपने इंडियन होने पर। उन्होंने वहां पे इंडिया का फ्लैग लगाया और करीबन 43 मिनट्स उन्होंने वहां पे बिताए। इस तरह से बचेंद्री पाल अपनी हिम्मत के जोर पर बन गई इंडिया की फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट और दुनिया की 5th वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। बचेंद्री पाल ने वहां पे जो तस्वीरें ली थी वो तस्वीरें आज भी आपको गूगल में खोजने पे मिल जाएंगी।
तो बचेंद्री पाल की इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हम अपना रास्ता प्रॉपरली चूज करते हैं, अगर हमें लगन है, अगर हम मेहनत प्रॉपरली करते हैं, तो हमको अपने लक्ष्य पे पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब चले आते हैं पेज 86 पे। वहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थिन सेक्शन के अंदर। Why did Bachendri Pal put the Indian flag on the peak? When have you seen our national flag being hosted? Collect information of our national flag. Make a group of 6 to 8 children. Design a flag for your group. Explain why you choose that design. Have you seen the flag of any other country? Where? बचेंद्री पाल ने इंडिया का फ्लैग लगाया माउंट एवरेस्ट पे क्योंकि उनको इंडियन होने पे गर्व था और वो पूरे दुनिया को दिखाना चाहती थी कि इंडियंस किसी चीज में भी किसी से भी पीछे नहीं है। आपने बाकी देशों का फ्लैग तो जरूर देखा होगा। जब भी हमारे क्रिकेट मैचेस होते हैं, अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप गया, तो वहां पे बहुत सारे देश खेलने आते हैं, तो सबके अलग अलग फ्लैग्स होते हैं और हर एक फ्लैग की अलग कहानी होती है। हमारा जो फ्लैग है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कलर या तिरंगा, उसकी भी एक बहुत यूनिक कहानी है, जो कहानी आपको इजीली गूगल में मिल जाएगी। तो इससे ओवर हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 9। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पूरा चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आया। आपको क्लियरली एक बात समझ में आई कि हिम्मत कभी नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत नहीं हारे, अगर हम डर के बैठ ना जाएं, मेहनत करें, प्रॉपरली मेहनत करें, तो जीत हमेशा हमारी होती है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आंसर्स लिखकर मुझे इमीडिएटली मेल कर दीजिए ताकि मैं आपके आंसर्स को चेक कर पाऊं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सभी लोग इस चैनल का एडवांटेज ले पाए। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 10 पे, जिस चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज।